तो चलिए बच्चों, हम वेक्टर का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 में हमने वेक्टर का बेसिक देखा था, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखे थे और वेक्टर की प्रॉपर्टीज देखा था। वेक्टर 2 में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 है, टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ये वेक्टर एक मैथ्स का टॉपिक है और जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो वेक्टर एंड 3D आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, काफ़ी डीप में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को वेक्टर उतना डीप में नहीं पढ़ना है, बट हाँ इतना पढ़ लेना है कि हमारे फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाए। जितने भी थियरीज वगैरह हैं फिजिक्स में जहाँ जहाँ यूज आएगा वहाँ का हमारा काम हो जाए, और लगभग हर चैप्टर में इसका यूज पड़ेगा। इसके बिना फिजिक्स को समझना बहुत डिफिकल्ट, क्या नामुमकिन होगा। इसीलिए हमारे साथ समझते चलें। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसमें नंबर 1 होगा इक्वल वेक्टर। अगर आपने पहले वेक्टर का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो YouTube पे जाकर के टाइप कीजिए वेक्टर लेक्चर 1 बाय निशांत कुमार और वहां से देख सकते हैं या फिर वेक्टर लेक्चर 1 बाय अग्रणी एडुसर्फ। इक्वल वेक्टर्स, इसका डेफिनेशन होगा 2 और मोर वेक्टर्स आर called equal vectors if they have same magnitude, same direction and represent same physical quantity. Two or more vectors are called equal vectors if they have same magnitude, same direction and represent same physical quantity। तो उस केस में हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। जैसे ये एक वेक्टर है, इसको हमने वेक्टर F1 बोला और F1 इज इक्वल टू सपोज 10 न्यूटन होगा, और इसी के नीचे एक और वेक्टर हमने ऐसे बना दिया, ये F2 वेक्टर होगा एंड इफ F2 वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू 10 न्यूटन, तो इस केस में हम बोलेंगे वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F2। ये ध्यान रखना है कि रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी जरूर होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर 10 न्यूटन इन ईस्ट है, 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट है, तो हम बोल सकते हैं इक्वल। बिल्कुल भी नहीं, सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। आप फोर्स वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर के इक्वल कैसे कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। तो ये दो वेक्टर्स जो हमने एग्जांपल लिए हैं ये इक्वल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल वेक्टर्स। सेकेंड नंबर होगा पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर में लिखेंगे, पहले एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ये एक वेक्टर है, वो वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है तो उस केस में हम बोलेंगे दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। तो यहां पे दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल वेक्टर्स। इसकी थियरी लिखना, इफ एंगल between two
vectors is 0 degree, then they are called parallel vectors. ऐसे सिर्फ एक ही कंडीशन होगा बेटा, एंगल थीटा शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री, इसके अलावा कोई और कंडीशन की जरूरत नहीं है इस केस में। थर्ड नंबर होगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, जो आपने पैरेलल वेक्टर्स में स्टडी किया उसका जस्ट रिवर्स कर दो तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। यानी कि रिवर्स का मतलब थीटा 180 डिग्री होगा। तो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज हियर 180 डिग्री। तो इस केस में हम बोलेंगे दिस टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ एंगल बिटवीन टू vectors is 180 degree, then they are called anti-parallel vectors। ये ध्यान रखेंगे, इसमें भी एक ही कंडीशन काफी है, थीटा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। थर्ड नंबर है, सॉरी फोर्थ नंबर है अच्छा, इस केस में एक चीज और ध्यान देना, वेक्टर ए वेक्टर बी के जस्ट ऑपोजिट है, तो वेक्टर ए को हम लिखेंगे माइनस ऑफ वेक्टर बी, और इसको हम एक और नाम दे देंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर ए इज नेगेटिव टू वेक्टर बी और वेक्टर बी इज नेगेटिव टू वेक्टर ए। अगर दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है और उनका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर के नेगेटिव होगा, ऑपोजिट होगा, या दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर के नेगेटिव होगा या ऑपोजिट होगा। ये है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, कोलिनियर वेक्टर्स। इसमें लिखना है इफ टू और more vectors lie on the same line, then they are collinear vectors। नाम से क्लियर है, कोलिनियर मतलब कोलिनियर, सेम लाइन ये होता है। इसका एग्जांपल देखना, मान लो हमने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ऐसे बना दिया, ये एक लाइन है, इस लाइन पर ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर सी। तो इस केस में जो वेक्टर ए बी सी होंगे वो तीनों कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। ए बी एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर्स, सेम लाइन पे हैं। मैग्नीट्यूड उनका सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डायरेक्शन भी सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सेम लाइन पर होना चाहिए। अगर आप सी को जस्ट रिवर्स भी कर देते हो तब भी वो कोलिनियर वेक्टर ही होगा, बिकॉज ए बी एंड सी आर ऑन द सेम लाइन। फिफ्थ नंबर होगा कंकरेंट वेक्टर्स। कंकरेंट वेक्टर्स, इसमें लिखना है if two or more vectors
और मोर वेक्टर्स ओरिजिनेट या पास थ्रू द सेम पॉइंट, सेम या कॉमन पॉइंट, then they are called concurrent vectors. राइट, सेम पॉइंट से पास होना चाहिए या सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होना चाहिए, तो उस केस में कंकरेंट वेक्टर्स होंगे। जैसे ये एक पॉइंट हुआ, इस पॉइंट से वेक्टर ए ऐसे, वेक्टर बी ऐसे, वेक्टर सी ऐसे, किसी भी डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, कंकरेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे ये कंकरेंट वेक्टर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है, वेक्टर ए ऐसे पास किया, वेक्टर बी ऐसे पास किया, वेक्टर सी ऐसे पास किया, तो सेम कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर ए बी एंड सी आर कंकरेंट वेक्टर्स। इसके अलावा कंकरेंट वेक्टर में एक और बात ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि सेम पॉइंट से पास करेगा या ओरिजिनेट करेगा। अगर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ, फिल हुआ, तो भी हम बोल सकते हैं कि कंकरेंट वेक्टर्स हैं। जैसे ये कॉमन पॉइंट है, ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, और यहां से एक वेक्टर ए ऐसे गया, डॉटेड लाइन दिखा दो, इस डॉटेड लाइन पर वेक्टर बी ऐसे गया एंड वेक्टर सी ऐसे गया, सॉरी, वेक्टर सी ऐसे गया, तो हम ए बी एंड सी को कंकरेंट वेक्टर बोलेंगे। these three vectors represent concurrent vector, right? नेक्स्ट, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं बिकॉज ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, जल्दी जल्दी निपटा देना है ताकि हम जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस कर सकें। नेक्स्ट है 6th नंबर, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, इसमें स्टेटमेंट लिखना है, इफ 2 or more vectors lie in the same plane, then they are called concurrent vectors. If 2 or more vectors lie in the same plane, then they are called then they are called coplanar vectors. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें, एक्स एंड वाई प्लेन है ये, और इस एक पॉइंट पर मैंने वेक्टर ए ऐसे बना दिया, वेक्टर बी ऐसे बना दिया, एंड ए और बी के बीच में एंगल थीटा डाल दिया। तो ये ए और बी एक्स वाई प्लेन में है, ऐसे एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में ए एंड बी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर होंगे। मान लो कंडीशन कुछ ऐसा गिवन है, एक्स वाई प्लेन में है, ये पॉइंट है, यहां से वेक्टर ए ऐसे गया,
तो वेक्टर बी ऐसे गया, अभी उनके बीच में एंगल कुछ और अल्फा आ गया, तो इस केस में ए और बी कंकरेंट वेक्टर ही होंगे। ध्यान से देखो, ए और बी अभी भी किस प्लेन में है? ए और बी इसी प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में है। ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन हो गया। एक्स एक्सिस ये हुआ, वाई एक्सिस ये हुआ, और जेड एक्सिस बाहर की तरफ हुआ। तो ए और बी एक्स वाई प्लेन में एक ही प्लेन में है, एक प्लेन को छोड़ नहीं रहे, तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। सो दे रिप्रेजेंट कोप्लेनर वेक्टर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये रहा बेटा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी। जरा बताओ, वीडियो को पॉज करके सोचो। अभी भी ए और बी किस प्लेन में है? एक ही प्लेन में है। कौन से प्लेन में? एक्स वाई। एक्स वाई प्लेन में आ रहे हैं, तो ए और बी रिप्रेजेंट करेंगे किसको? कोप्लेनर वेक्टर को, कोप्लेनर। चलिए ठीक है, यहां एक एग्जांपल लेते हैं। y x वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c। अब तीन वेक्टर्स आ गए। अब क्या करें बेटा? अब भी इस केस में कोप्लेनर ही होंगे। भले ही ए बी सी तीन आ गए हैं, लेकिन तीनों किस प्लेन में हैं? तो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है, तो तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। एक बात ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट ध्यान रखना, तुम ए और बी को, दो वेक्टर्स को, चाहे जैसे भी ड्रॉ कर लो, कहीं भी ड्रॉ कर लो, दे आर ऑलवेज कोप्लेनर। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ध्यान रखना, यह स्टेटमेंट नोट करके लिख लेना। Note: two vectors are always coplanar. Always coplanar. ये थ्री वेक्टर्स हैं, ये कोप्लेनर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। कहां लिखूं? यहां लिखूंगा। y x z। अब की बार z भी आ गया। अब इस केस में x एक्सिस की तरफ ये गया वेक्टर a, y एक्सिस की तरफ ये गया वेक्टर b, z एक्सिस की तरफ ये आया वेक्टर c। देखें जरा ध्यान से, क्या अब ये कोप्लेनर होंगे या नहीं होंगे? डिस्कस कर लेते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, ये x है, ये y है, और ये रेड कलर वाला z ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। ये तीन वेक्टर्स हो गए, x y z, राइट। अब देखना इसमें कौन सा प्लेन है, तो प्लेन को ध्यान रखने के लिए ऐसे समझेंगे, x y ये प्लेन हुआ एक्स वाई, वाई जेड, तो ब्लू वाला y है, रेड वाला z है, तो ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन होगा वाई जेड प्लेन। और एक्स जेड ये जो प्लेन होगा, दिस प्लेन विल बी एक्स जेड प्लेन। तो एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड, तीन प्लेन हो गए। अब आपने इन्हीं तीनों प्लेन्स के तरफ तीन वेक्टर्स डाल दिए हैं, ए बी एंड सी। तो तीनों वेक्टर्स किस प्लेन में जाएंगे? तो एक चला गया x की तरफ, एक चला गया y की तरफ। तो दो अगर होते तो एक्स वाई प्लेन में होते, अगर y और z की तरफ दो होते तो वो वाई जेड प्लेन में होते, अगर एक्स जेड की तरफ दो होते तो वो एक्स जेड प्लेन में होते। लेकिन तीन है, तो एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड तीनों प्लेन में आ गए, तो अब इस केस में वो कोप्लेनर नहीं रहे। यहां पर ये हो जाएंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन
वेक्टर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये लिखना है, इसको मिटा दे रहा हूं, कहाँ लिखूं, ये क्या लिखूंगा, 3 वेक्टर्स may or may not be coplanar। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, इन दोनों को कंबाइन करके चाहो तो एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हो। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, 3 वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। ये ध्यान रखिएगा, इन एग्जांपल्स को अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर होगा यूनिट वेक्टर। इसका डेफिनेशन, अ वेक्टर whose magnitude is unit or 1 and represent and used to tell the direction of any vector is called unit। ये ध्यान रखिएगा, a vector whose magnitude is 1 and used to tell or give the direction of any vector is called unit vector। यूनिट वेक्टर के बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो आई कैप, जे कैप, के कैप अपने नाम सुना होगा, वही यूनिट वेक्टर होता है। यहां पे बस थोड़ा सा समझ लो, मान लो अगर ए यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा तो ए के ऊपर हम एक कैप लगाएंगे। ये ए कैप, इस तरीके से ए के ऊपर कैप रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ये रहा यूनिट वेक्टर का छोटा सा डेफिनेशन, छोटा सा एक्सप्लेनेशन। इसको और जरा डीप में पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम आपको। अभी इतना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो लास्ट बचा हुआ है टाइप ऑफ वेक्टर्स में, वो है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो भी एक तरीके का वेक्टर होता है। तो देखिए 8th नंबर है एंड लास्ट नंबर है जीरो या नल वेक्टर। इसका छोटा सा डेफिनेशन लिख लीजिए। कोई आपसे पूछे जीरो क्या है, स्केलर या वेक्टर, तो आप जवाब दे सके उसके लिए बता रहा हूं, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंस इसका ज्यादा नहीं है। वो ये है, जीरो या नल वेक्टर में a vector whose magnitude is 0 and has arbitrary direction is called जीरो वेक्टर। आर्बिट्ररी डायरेक्शन का मतलब है नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, कोई स्पेसिफिक दूसरे वेक्टर्स की तरह इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। आई कैप, जे कैप, के कैप की तरफ कोई डायरेक्शन नहीं होगा। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, हमारे फिजिक्स में से कोई काम नहीं होता है।
तो ये रहा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने 8 वेक्टर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप अच्छे से समझ लीजिए। इन केस कोई डाउट होता है तो वीडियो घुमा फिरा करके देखिए। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे लिख भी सकते हैं। और हमने अग्रणी एडुसर्व स्टार्ट किया है, जिसमें लाइव डाउट क्लास हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो पढ़ाई के टाइम में कोई डाउट होता है, इन केस अगर बहुत ज़्यादा डाउट होता है, तो आप अग्रणी एडुसर्व से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे लाइव डाउट क्लास होता है। क्लासरूम के दौरान आप अपने वीडियो को, अपने माइक को ऑन करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी हम डाउट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप सिंपल एक क्वेश्चन या एक स्टेटमेंट लिख करके दे सकते हैं। वहाँ पे हम आपको डाउट क्लास प्रोवाइड कर देंगे। अलग से डाउट क्लास होता है वो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आइए आप लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद एनी डिजिट। मल्टीप्लिकेशन of a vector with a digit। इसमें 2 स्टेटमेंट्स ध्यान रखिएगा। पहला नंबर है ऑन मल्टीप्लाइंग a vector with a digit, its magnitude increase। और डिजिट के बाद लिखना या ऐसे लिखो, ऑन मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद अ positive digit x, its magnitude increases by the factor x and direction remains the same। ये है on multiplying a vector with a positive digit x, its magnitude increases by the factor x and direction remains same। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लो बच्चों ये है वेक्टर a, और इस वेक्टर a को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद x, तो इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा और ये हो जाएगा x टाइम्स वेक्टर a। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लो ये है कोई वेक्टर a और हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर a और डायरेक्शन सेम रहेगा। जस्ट इसका डबल हो चुका है। ये मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड डबल्स। इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट देखना है। अब मान लो इसी वेक्टर को हमने किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा। तो स्टेटमेंट है ऑन मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद अ negative digit x, its magnitude increases by the factor x and direction रिवर्सेस। जैसे ये कोई वेक्टर a है, इस वेक्टर a को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस x के साथ, तो इसका मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज हो जाएगा और ये
x टाइम्स a हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स होगा। अब अलग से माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन रिवर्स हमने दिखा दिया हुआ है, तो डायरेक्शन रिवर्स हुआ, मैग्नीट्यूड x टाइम्स इंक्रीज होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये है वेक्टर a और हमने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया है, तो मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, 2 टाइम्स वेक्टर a हो जाएगा। डायरेक्शन हमने ऑपोजिट कर दिया है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद डिजिट में इतना काफी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। उसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड शुरू करेंगे। तो जो हमने स्टार्टिंग में ही वर्ड स्टेटमेंट यूज किया था वेक्टर एडिशन, उसको कल से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। बिल्कुल भी उसको स्किप ना कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना काफी है। ऑल द बेस्ट।